Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture, we will discuss about 5-part CBC analyzer. In the previous lecture, we have already discussed in detail about 3-part CBC analyzer that is based on the principle of electrical impedance. इसके बारे में हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ लिया था, डायग्रामेटिकली भी उसके प्रिंसिपल को हम लोगों ने प्रॉपरली देख लिया था। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5-part CBC एनालाइजर के प्रिंसिपल को। 5-part CBC एनालाइजर इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लो साइटोमेट्री। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने 3-part CBC एनालाइजर का पढ़ा था कि वो हमें हमारे WBCs के 3 सेल्स के बारे में रिजल्ट दे रहा होता है। किस किस के बारे में? लिम्फोसाइट्स के बारे में, न्यूट्रोफिल्स के बारे में, और मिक्स में वो हमारे पास कोई भी सेल दे सकता है, इओसिनो दे सकता है, बेजो दे सकता है, मोनोसाइट्स दे सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा 5-part CBC एनालाइजर होता है ये हमें हमारे WBCs के 5 पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं और जो एग्रेनुलोसाइट्स हैं सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। मीन्स के न्यूट्रोफिल्स के बारे में, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो हम लोगों ने बता दिया कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस करती है, फ्लो साइटोमेट्री पे। इनमें सिंगल सेल पासेस, लेजर बीम फॉल्स ऑन सेल्स एंड स्कैटर्ड, लाइट इज measured at different angles। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि बेसिकली मशीन में हो क्या रहा होता है। सबसे पहले ये हमारे पास आ जाता है CBC का सैंपल, जो कि हम EDTA वायल में लेते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि EDTA वायल में एक एंटीकोगुलेंट होता है जिसे कहा जाता है EDTA, जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। अब ये हमारे पास आ गया CBC सैंपल, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो कि हम लोगों ने इस एनालाइजर पे मेजर करने होते हैं। जब हम लोगों ने मशीन पे सैंपल लगाया तो सेल्स यहाँ पे हमारे पास आएंगे। सेल्स हमारे पास जो से भी सेल्स होंगे ना वो हमारे पास इसमें आ गए। ठीक है, ये हमारे पास इसमें आ गया सैंपल, इसने सैंपल को एक्सपायरेट कर लिया। अब यहाँ पे ना फ्लूइड होता है जिसे कहा जाता है शीट फ्लूइड, या फिर आप इसको नॉर्मल सेलाइन भी कह सकते हैं। अब इस शीट फ्लूइड और नॉर्मल सेलाइन में क्या करना होता है, इन सेल्स पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना होता है, थोड़ा सा प्रेशर जनरेट करना होता है, ताकि जो सेल्स हैं वो इस फनल में से, ये जो ट्यूब लाइक आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसमें से गुजर सके। लेकिन इसमें से एट अ टाइम एक सेल गुजरता है। यहाँ हमने क्या बताया था, सिंगल सेल पासिस। ठीक है, सिंगल सेल पासिस थ्रू दिस ट्यूब लाइक फनल। अब यहाँ से जब हमारे पास सेल निकलेगा तो यहाँ पे आ गया ऐसा। ठीक है, निकल के एक सेल एक टाइम पे आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास होता है लाइट सोर्स, या आप कह लें लेजर बीम, लेजर होती है। ठीक है, जो कि इस सेल पे पड़ती है। अब सेल पे जब लाइट पड़ेगी या लेजर पड़ेगी तो वो डिफरेंट एंगल्स पे जाके टकराएगी। जब लाइट किसी चीज पे पड़ती है तो जाके टकराती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लाइट पड़ी सेल पे आके तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी। अगर सामने को जाके टकराएगी तो उसे कहा जाएगा फॉरवर्ड स्कैटरिंग, अगर साइड पे जाके टकराएगी उसे कहा जाएगा साइड स्कैटरिंग। ये हमारे पास होते हैं डिटेक्टर, ये भी डिटेक्टर है और ये भी डिटेक्टर है, जिन पे जाके हमारी लाइट जो सेल पे जाके पड़ती है और फिर इन डिटेक्टर्स पे जाके टकराती है। अब अगर सेल का साइज छोटा होगा तो उस पर कम लाइट पड़ेगी और कम लाइट टकराएगी। सेल का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लाइट उस पर पड़ेगी और उतनी ज़्यादा लाइट स्कैटर करेगी। लाइट इज मेजर्ड एट डिफरेंट एंगल, फॉरवर्ड मेजर होगी और साइडवर्ड हमारे पास लाइट मेजर होगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जैसे कि ये हमारे पास है लाइट सोर्स, ये लेजर बीम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है फॉरवर्ड डिटेक्टर और ये हमारे पास है साइड डिटेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइड डिटेक्टर थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ना फनल में से एक एक करके सेल आ रहा है। अब लाइट इस पे पड़ रही है, अब छोटा सेल है ना तो कम लाइट जाके पड़ेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग एक और देख लें, ये हमारे पास है लाइट सोर्स। ठीक है, अब हमारे पास आया बड़ा सेल तो उसमें ज्यादा लाइट जाके पड़ेगी। ठीक है, और आगे जो स्कैटरिंग होगी वो भी ज्यादा होगी। यहाँ तो छोटा सा सेल था, कम स्कैटरिंग हुई है। अब बड़ा सेल था, यहाँ पे स्कैटरिंग भी ज्यादा हुई है।
ये हम लोगों ने बता दिया फॉरवर्ड स्कैटरिंग का। अब यहाँ पे साइडवर्ड स्कैटरिंग का क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये एक सेल है, ठीक है। अब अगर हम लोग उन सेल्स की बात करें जो WBCs में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स आते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स अगर हम लोग देखें ना तो उसमें हमारे पास इस तरह से 3 लोब्यूल्स होते हैं। अब इस तरह से 3 लोब्यूल्स हैं तो इतनी ज़्यादा जाके टकराएगी, ठीक है, इस तरह से। अब अगर हम लोग देखें बेसोफिल को, ठीक है, बेसोफिल में हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल लोब होता है, तो इस तरह से वो थोड़ी सी टकराएगी। यहाँ पे भी अगर साइडवर्ड स्कैटर में जाएगी तो वो थोड़ी सी स्कैटर करेगी। अगर इसमें हमारे पास इनसाइड मटेरियल सेल के जितना ज़्यादा होगा उतनी ही साइड स्कैटरिंग होगी। तो फॉरवर्ड को अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड स्कैटरिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर एंड साइज ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ मैंने बताया था छोटा सेल होगा तो कम लाइट जाके सामने टकराएगी, बड़ा सेल होगा तो उतनी ही ज्यादा लाइट जाके टकराएगी। सो यू कैन से दैट फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेल, व्हेयरएज जो साइडवर्ड स्कैटरिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के सेल जो हमारा है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसमें कितना इनसाइड जो मटेरियल है वो प्रेजेंट है। तो इसमें हम लोग बेसिकली 5 पार्ट CBC एनालाइजर में क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं। एक तो हम लोग इसमें सेल काउंट देख रहे होते हैं, मतलब सेल का नंबर कितना है। सेकेंडली इसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि सेल का साइज क्या है। तीसरा हम लोग इसमें देख रहे होते हैं सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ठीक है। अब एक तो हमारे पास ना स्कैटरिंग से रिजल्ट आ जाते हैं, इसके अलावा ना इसमें हमारे पास ग्राफ्स भी शो होते हैं डिफरेंट सेल्स के, वो हमारे पास अब किस तरह से शो होते हैं। अब इसमें ना ऐड किया जाता है डाइल्यूएंट, उस डाइल्यूएंट में ऐड किया जाता है पर ऑक्सीडेज सबस्ट्रेट और कलर प्रेजेंटिंग एजेंट। क्या ऐड किया जाता है इस डाइल्यूएंट में, एक तो मैंने बता दिया सबस्ट्रेट, पर ऑक्सीडेज जिसको MPO भी कहा जा सकता है। इसके अलावा इसमें क्या ऐड किया जाता है, कलर प्रेजेंटिंग एजेंट, ठीक है। इस डाइल्यूएंट को फिर ऐड कर दिया जाता है इसने। अब इस डाइल्यूएंट ने ना क्या करना होता है, जैसे कि अगर हम WBCs की एग्जांपल ले लें, इसे WBCs के डिफरेंट टाइप्स को डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें जो न्यूट्रोफिल्स है वो इस MPO के साथ, ये जो डाइल्यूएंट में हम लोगों ने ऐड किया है पेरोक्सिडेज, जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे ना तो वो हमारे पास इसके साथ रिएक्ट करके होते हैं स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं इसके साथ, ठीक है। इस तरह अगर हम लोग देखें इओसिनोफिल्स को, वो भी पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, ठीक है, इसके साथ, इस MPO के साथ। अगर हम लोग देखें बेसोफिल्स को, वो वीकली नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इस तरह अगर हम लोग देखें मोनोसाइट्स को तो वो वीकली पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब इनका रिएक्शन होता है इन न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स का, डिफरेंट ग्रैनुलोसाइट्स, एग्रानुलोसाइट्स और डिफरेंट सेल का इस MPO के साथ, तो हमारे पास डिफरेंट 2D और 3D इमेजेस जनरेट होते हैं, या आप कह लें ग्राफ के फॉर्म में हमारे पास वहाँ पर वो images को show करता है। So that's all about 5 part CBC analyzer. Hope so you have understood this section. If you have any curious question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। Thank you all. Thank you so much.